हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके इंग्लिश के प्रैक्टिस पेपर का पार्ट सी और डी करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट ए और पार्ट बी इससे पहले वाली वीडियो में जो कि पार्ट 1 था उसमें हमने कवर किया था। इसके अंदर हम सी और डी पार्ट को कवर करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पार्ट सी है वो ग्रामर है, यानी अब इस सेक्शन में हमको ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमें उनका आंसर करना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, डू एज डायरेक्टेड इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डू एज डायरेक्टेड यानी कि आपको वैसा करना है जैसा आपको बोला जा रहा है। तो नीचे जो सवाल आपको दिए गए हैं, हर सवाल में अलग अलग चीज़ आपसे पूछी जाएगी। जैसे आपसे पूछा गया है वैसे ही आपको आंसर करना होगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन, ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। हमें यहाँ पे ये जो खाली स्थान दिया हुआ है, फिलअप्स दिए हैं, इसको हमको भरना है और हमें इस ब्रैकेट में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो तीनों में से सबसे सही होगा वो हमको इसमें लिखना है। वेयर इज़ द चाइल्ड, बच्चा कहाँ है, डैश पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल, वो बच्चा कहाँ है, डैश पेरेंट्स स्कूल आए हैं। तो अगर हम हिंदी में देखें तो इसका सेंटेंस बनेगा कि वो बच्चा कहाँ है जिसके पेरेंट्स स्कूल आए हैं। तो अब इन तीनों में से जो जिसके वाले वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा वो हमको यहाँ पर लिखना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले है हु का मतलब होता है कौन। हु एक क्वेश्चन वर्ड है जिसका मतलब है कौन। तो ये सेंटेंस में नहीं लग सकता है कि वो बच्चा कहाँ है, कौन पेरेंट्स आए हैं, तो ये कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है, तो हु नहीं आएगा। विच, अब देखिए थर्ड नंबर पे है विच। तो विच हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ के बारे में बात करनी हो जिसमें हमारे पास ऑप्शन हो कि मुझे ए बुक पढ़नी है या मुझे बी बुक पढ़नी है। विच बुक टू रीड, कि कौन सी बुक पढ़नी है। जब हमें ऑप्शन दिया हो तब हम विच शब्द यूज़ करते हैं। और विच क्या होता है बेटा, जनरली ऑब्जेक्ट्स या एनिमल के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो चाइल्ड है वो एक ह्यूमन बीइंग है, तो और विच भी नहीं आएगा। अब क्या बचा, हुज़। हुज़ का मतलब ही होता है जिसका। हुज़ जो है वो पोजेशन दिखाने के लिए बताया जाता है कि जिसकी वो चीज़ हो या जिससे वो बिलोंग करता हो। तो अब किस बच्चे की बात हो रही है, जिसके पेरेंट्स आए हैं, जिसके पेरेंट्स यानी कि वो बच्चा उनको बिलोंग करता है, उनका वो बच्चा है, वो उसके पेरेंट्स हैं। तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा, हुज़। ओके, हुज़ पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल, वो बच्चा कहाँ है जिसके पेरेंट्स आए हैं। तो दोनों के बीच में एक रिलेशन है, एक पोजेशन है, तो क्या आएगा, हुज़ आएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड इन द सेंटेंसेज आर जम्बल्ड, राइट देम इन ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब देखिए बेटा, जम्बल सेंटेंस वाला जो क्वेश्चन है ना वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी बुक में भी जो रॉबिन्सन क्रूसो वाला चैप्टर है उसमें भी ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। और ये उसी क्वेश्चन में ही, उसमें 3 पार्ट थे, तीनों में से एक क्वेश्चन यहाँ पे उठा के लिया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तीनों ही को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में आने के चांसेस हैं। अब देखते हैं जंबल सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो जंबल सेंटेंसेस या जंबल वर्ड्स जैसे आपने देखे होंगे कि एक तो क्वेश्चन होता है जंबल वर्ड जिसमें हमें वर्ड्स को आगे पीछे करके प्रॉपर वर्ड्स बनाना है। फिर होता है जंबल सेंटेंसेस जिसमें कि हमें सही से सेंटेंस को कंप्लीट तरीके से लिखना है, ग्रामेटिकली सही तरीके से हमको लिखना होता है। तो यहाँ पे हमें जंबल सेंटेंस को एक मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे सबसे पहला रूल ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट होता है संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम, जिसको नाउन और प्रोनाउन कहते हैं। कि सबसे पहले जो नेमिंग वर्ड होता है या जो संज्ञा होती है वो वाले शब्द सबसे पहले आते हैं। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि सबसे पहले रॉबिन्सन क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, यानी वो नाउन है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया रॉबिन्सन। उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। तो अब अगर इस सेंटेंस में आप देखेंगे
तो रॉबिन्सन के बाद हेल्पिंग वर्ब में क्या है, वॉज, तो रॉबिन्सन के बाद आ जाएगा वॉज। अब यहाँ पर देखिए नॉट है, तो नॉट जो शब्द है यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, इससे हमें पता चल रहा है। तो जो नॉट होता है, जो भी नेगेटिव सेंटेंस होता है, वो हेल्पिंग जो नेगेटिव वर्ड होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो नॉट यहाँ पे जो वर्ड है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आया, तो यहाँ पे हमने नॉट लिख दिया। रॉबिन्सन वॉज नॉट, रॉबिन्सन क्या नहीं था, तो रॉबिन्सन क्या नहीं था, अलोन नहीं था, अकेला नहीं था, तो यहाँ पर आ जाएगा अलोन। रॉबिन्सन वॉज नॉट अलोन। अब वो कहाँ पे अकेला नहीं था, अब हमने ये 4 वर्ड्स लिख दिए, अब ये 3 बचा है, तो इन तीनों में से ऑन आएगा, फिर एन आइलैंड। आइलैंड क्या है, एक जगह है, और एक आइलैंड की बात हो रही है तो आइलैंड से पहले एन लग जाएगा। और वो कहाँ पर अकेला नहीं था, आइलैंड पर अकेला नहीं था, इसलिए पहले ऑन आया, फिर आइलैंड से पहले एन आया और लास्ट में आइलैंड आया। तो इस तरीके से सेंटेंस बन गया, रॉबिन्सन वॉज नॉट अलोन ऑन एन आइलैंड। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी जो है बेटा, ये भी आपके बुक में ही आपके चैप्टर में ही, किसी एक चैप्टर में ही ये क्वेश्चन था, मैंने क्लास में करवाया भी होगा आपको। तो उसमें भी जो ये वर्ड्स हैं, इस तरीके के और भी सेंटेंसेस थे, उसमें हमें एंड और बट वर्ड्स को यूज़ करना था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग एंड और बट। तो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि एंड का मतलब, एंड हम तब यूज़ करते हैं जब हम दो चीज़ों को जोड़ रहे होते हैं। आई लाइक कॉमिक्स एंड प्लेइंग क्रिकेट, तो हम दो चीज़ों को एक साथ ला रहे हैं। और तब यूज़ होता है जब हमें चॉइस हो कि डू यू वांट टू ईट आइसक्रीम और चॉकलेट, कि आपको चॉइस दी है, तो हम और यूज़ करते हैं। और बट तब यूज़ होता है जब हम अपनी बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, कि हम काम कुछ और करना चाहते थे लेकिन हम वो नहीं कर पाए, कुछ उल्टा हो गया। तो जब सेंटेंस में दो कॉन्ट्राडिक्शंस हो रही हैं कि एक काम जो है दूसरे का उल्टा हो गया है, तब हम बट का यूज़ करते हैं। अब हम सेंटेंस को देखते हैं कि सेंटेंस में इन तीनों में से कौन सा आ सकता है। तो पहला है यहाँ पर, आई रोट द लेटर, मैंने लेटर लिखा, फिर डैश है, आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट, मैं उसको पोस्ट करना भूल गई। यानी मैंने लेटर तो लिख लिया, ये एक मैंने काम किया कि मैंने लेटर लिख लिया, लेकिन मैं उसको पोस्ट करना भूल गई, यानी मैंने उसको पोस्ट नहीं किया। तो इसमें क्या हो रहा है, एक सेंटेंस जो है वो दूसरे सेंटेंस का कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, वो उसका उल्टा हो गया। यानी कि लेटर लिखने के बाद हमें क्या करना चाहिए था, उसको पोस्ट करना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। तो यानी कि इसमें कौन सा वाला आएगा, बट आएगा। कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बट कब यूज़ होता है, जब कॉन्ट्राडिक्शन हो, कि आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन एट द एंड आपने उससे कनेक्टेड जो काम आपको करना था वो आपने नहीं किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बट। क्या हो जाएगा, बट। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, राइट द कॉन्ट्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग फ्रेज। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है संकुचित करना, सिकोड़ना, सिकोड़ के उसको कम कर देना, छोटा कर देना। तो यहाँ पर जो वर्ड है हैज़ नॉट, जो फ्रेज़ है, इसको हमें छोटा करना है। तो हम इंग्लिश में कई बार ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्शंस को यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं डू नॉट प्ले हेयर, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, डोंट प्ले हेयर। डू नॉट का क्या हो गया, डोंट। ओके, तो इसका ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो इसी तरीके से हमें हैज़ नॉट का कॉन्ट्रैक्शन बताना है। तो बहुत आसान है, जब भी हमें किसी वर्ड का कॉन्ट्रैक्शन करना हो तो हम उस वर्ड को पूरा लिख देंगे, जो पहला वर्ड है उसे पूरा लिख देंगे। जैसे मैंने लिख दिया हैज़, हैज़ लिख दिया। अब हैज़ के साथ मैं क्या लिख दूँगी, एन लिख दूँगी। हैज़ के साथ मैंने एन लिख दिया, ऊपर एक एपोस्ट्रॉफ आ गया और उसके साथ टी लगा दिया, उसके साथ टी लगा दिया। ओके, तो ये हो गया इसका कॉन्ट्रैक्शन। किसी भी और वर्ड का अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन बनाना हो तो आप इसी तरीके से बनाएंगे।
जैसे मैंने डू नॉट का आपको बताया। इसके अलावा जैसे हम एक सेंटेंस, एक फ्रेज़ और लेते हैं, वॉज नॉट। ओके, हमें इसका कॉन्ट्रैक्शन बनाना है, तो हम वॉज को पूरा का पूरा लिख देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे एन है, वॉज के साथ एन लगा देंगे, ओ को काट के ओ की जगह हम ऐसे एपोस्ट्रॉफ लगा देंगे और टी आ जाएगा, तो ये बन गया वॉजंट। तो इस तरीके से कोई भी आपको पेपर में कॉन्ट्रैक्शंस पूछे जाते हैं तो आप इस तरीके से आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। बिल्कुल फ्री का एक नंबर है ये आपका। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग। अब ये राइमिंग वर्ड क्या होता है? राइमिंग वर्ड को आसान भाषा में कहा जाता है तुकबंदी। तुक वाले शब्द जिनकी कोई तुक बनती है, जिनका सुनने में साउंड सेम लगता है, जैसे राजा, बाजा, ताजा। ओके, तो जो सुनने में हमें सेम लग रहे हैं। तो जिस तरीके से मैंने हिंदी में आपको एग्जाम्पल बताया, ऐसे ही राइमिंग वर्ड्स इंग्लिश में भी होते हैं, जैसे कैट, बैट, मैट, हैट। ओके, तो हमें यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है टीम, और टीम से हमको एक राइमिंग वर्ड बनाना है। तो राइमिंग वर्ड बनाना भी बेटा बहुत आसान होता है, क्योंकि राइमिंग वर्ड बनाने में क्या होता है ना कि जो उनकी स्पेलिंग होती है ना वो ऑलमोस्ट सेम होती है। अब जैसे हम एक एग्जांपल लें, कैट। कैट की स्पेलिंग है CAT, कैट। अगर मुझे कैट का राइमिंग वर्ड बनाना होगा तो मैं बनाऊंगी बैट। अब बैट में क्या होगा, BAT, बैट हो जाएगा। यानी अगर दोनों वर्ड्स में C और B को का डिफरेंस है, बाकी जो स्पेलिंग है वो सेम है। तो इस तरीके से आप जो है खुद से भी राइमिंग वर्ड बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जो भी आपको वर्ड दिया है उसका थोड़ा स्पेलिंग में चेंज करने की कोशिश कीजिए। और इसमें रूल यही होता है कि जो लास्ट की जो स्पेलिंग होती है ना वो सेम रहती है। जैसे यहाँ पर वर्ड है टीम, यहाँ पर क्या वर्ड है, टीम। तो अब टीम में अगर मैं टी की जगह बी लगा दूँ और बाकी लास्ट का जो वर्ड है पूरा सेम रखूँ तो ये बन जाएगा बीम। बीम का मतलब होता है चमकना, तो ये क्या बन गया, बीम बन गया। और यहाँ पे अगर आप देखें इसी के थोड़ा सा नीचे आइसक्रीम लिखा हुआ है। अगर आप आइसक्रीम में से आइस हटाकर क्रीम को देखें तो ये क्या है, CREAM, टीम क्रीम, टीम क्रीम, टीम क्रीम। सुनने में सेम लग रहा है, यानी टीम का जो राइमिंग वर्ड है वो क्या हो गया, क्रीम। तो अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से भी देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ इसकी स्पेलिंग जो है लास्ट में थोड़ा थोड़ा सेम है। थोड़ा मन में बोल के आप देख सकते हैं कि हाँ सुनने में सेम सेम लग रहा है, यानी ये इसका राइमिंग वर्ड हो सकता है। तो इस तरीके से आप देखिए हमने 2 राइमिंग वर्ड बना लिए, बीम, क्रीम। इसके अलावा ड्रीम भी आप बना सकते हैं। कुछ भी इस तरीके का जो सुनने में सेम है वो इसका राइमिंग वर्ड हो सकता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन 6 भी यही है, डू एज डायरेक्टेड इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। कि क्वेश्चन में वो यही कह रहा है कि नीचे आपसे जो पूछा जा रहा है ना, जैसा आपको डायरेक्ट किया जा रहा है वैसे ही आप जवाब देंगे। तो ए है राइट द फुल फॉर्म फॉर द फॉलोइंग। अब एक क्वेश्चन था यहाँ पर ऊपर, ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्शन पूछा था, यानी उसकी शॉर्ट फॉर्म पूछी थी एक तरीके से देखा जाए तो। यहाँ पर हमें क्या पूछा है, फुल फॉर्म पूछी है, यानी यहाँ पे हमें शॉर्ट करके लिखना था, यहाँ पे हमें शॉर्ट दी हुई है, हमको बड़ा करके लिखना है। ओके, तो देखते हैं हुज़। अब इसमें क्या है, हु लिखा है, उसके साथ एपोस्ट्रॉफ है और फिर एस है। तो जो पहला वर्ड है वो तो एज इट इज़ आ जाएगा, और जो एपोस्ट्रॉफ लगा हुआ है ऊपर, कॉमा सा लगा हुआ है छोटा सा, वो हट जाएगा। देन एस है, तो एस के साथ क्या लग जाएगा, आई लग जाएगा, इज़ बन जाएगा, हु इज़। ओके, तो इस तरीके से इसकी फुल फॉर्म क्या बन जाएगी, हु इज़। हु पूरा आ गया, एपोस्ट्रॉफ जो था ऊपर वो हट गया, उसके जगह आई और एस, हु इज़ इसका फुल फॉर्म
बन गया। अब बी क्वेश्चन है, राइट अ सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड। हमें एक वर्ड दिया गया है, उससे रिलेटेड हमें सेंटेंस बनाना है। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है आइसक्रीम, तो इससे बहुत आसान सा मैंने एक सेंटेंस बना दिया, आई लाइक ईटिंग वेनीला आइसक्रीम। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आई लाइक ईटिंग आइसक्रीम विद माई ब्रदर और माई सिस्टर। इसके अलावा आई लाइक ईटिंग आइसक्रीम इन समर। कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेपोजिशन। अब हमें प्रेपोजिशन लगानी है। प्रेपोजिशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रीपोजिशन, पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है आपकी स्थिति, आपका स्थान, आपकी जगह। तो यानी कि वो वर्ड्स जो पोजीशन को दर्शाते हैं वो प्रीपोजिशन वर्ड्स अंग्रेज़ी में उनको कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें करेक्ट प्रेपोजिशन लगानी है। ही नोटिस द क्रीपर डैश द फुट ऑफ द ट्री। उसने एक क्रीपर नोटिस करी। एक झाड़ी टाइप का होता है क्रीपर, अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, तो उसमें क्रीपर एक तरीके का एक प्लांट ही होता है। तो उसने नोटिस किया क्रीपर कहाँ पे, फुट ऑफ द ट्री। फुट ऑफ द ट्री यानी अगर ये ट्री है तो दिस इज़ फुट ऑफ द ट्री, ये उसके नीचे की जगह है। तो यहाँ पर कहीं उसने देखा कि एक क्रीपर है, यहाँ पे कहीं उसने कोई क्रीपर नोटिस करी, तो ये क्या है, फुट ऑफ द ट्री है। ओके, तो अब इसमें क्या आएगा, ऑफ आएगा या एट आएगा। ही नोटिस द क्रीपर ऑफ द फुट ऑफ द ट्री या एट द फुट ऑफ द ट्री। तो इसका सही आंसर होगा एट। इसका सही आंसर क्या होगा, एट। क्योंकि एट जो होता है वो एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, या जब किसी चीज़ की एग्जैक्ट किसी चीज़ की बात हो रही होती है, बिल्कुल सही एकदम सटीक बारे में बात हो रही होती है, तो हम एट प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे क्रीपर कहाँ है, जो पेड़ है उसके फुट की तरफ है, उसके नीचे की तरफ है, नीचे ज़मीन की तरफ है। तो यानी कि एग्जैक्ट पोजीशन की बात बताई जा रही है। ऐसा नहीं है कि उसने ऐसे ही कहीं पे क्रीपर देख लिया, उसने एग्जैक्ट लोकेशन बताई गई है कि उसने एट द फुट ऑफ द ट्री उसने क्रीपर देखा है। तो यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एट। ही नोटिस द क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक गिवन बिलो विद क्वेश्चन वर्ड। अब यहाँ पे आपको, एक मिनट मैं दोबारा से पढ़ देती हूँ। फिल इन द ब्लैंक गिवन बिलो विद क्वेश्चन वर्ड्स। अब यहाँ पे आपको डायरेक्शन में ही बोला है कि नीचे हमें क्वेश्चन वर्ड से इसको कंप्लीट करना है। ये जो फिल करना है हमको, ये इसमें कोई एक क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए। अब लाइन है, डैश डू यू वांट फॉर योर बर्थडे, कि अपने बर्थडे के लिए क्या चाहते हो। तो क्या के लिए क्या वर्ड यूज़ होगा, वॉट। वॉट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे, वॉट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे। राइट प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। अब प्लूरल यानी कि जो एक से ज़्यादा को दर्शाता है। ओके, गूस का मतलब है एक गूस पक्षी की बात हो रही है। जब एक से ज़्यादा गूस पक्षी होंगे तो उनको क्या बोला जाएगा, गीज़। ओके, जैसे कि एक अगर बुक है तो उसको हम बुक ही बोलेंगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो हम बुक के साथ क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। तो इसी प्रकार से एक जब गूज़ होगा तो उसको गूज़ बोला जाएगा, एक से ज़्यादा होगा तो उसको गीज़ बोला जाएगा। इसके बाद अब हमारा ग्रामर वाला सेक्शन ख़त्म हो गया है। अब हमारे पास टेक्स्ट बुक का सेक्शन आ गया है, यानी कि अब आपकी बुक में से जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो उसकी फॉर्म में आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाएंगे। देखिए इसमें भी आपकी बुक में से क्वेश्चन आए थे, लेकिन वो जो क्वेश्चन थे ना वो ग्रामर से रिलेटेड थे। आपने देखा होगा इसमें भी टेक्स्ट बुक के कई क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए भी थे कि आपकी टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन आया है।
जैसे रॉबिन्सन क्रूसो वाला जो जंबल सेंटेंस था वो सब बुक का ही है, लेकिन ग्रामर से रिलेटेड है। अब सेक्शन डी में क्या है, प्योर तरीके से, पूरे तरीके से टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर जो हैं आपको मिलेंगे। और ये जो है 20 मार्क्स का सेक्शन है, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से बेटा रिवाइज़ करके जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, देख लेते हैं इनको। आंसर द गिवन क्वेश्चन इन शॉर्ट। अब बोला गया है इन शॉर्ट कि छोटे में ही आपको आंसर देना है, और यहाँ पे लिखा भी है 5 × 2, यानी 5 सवाल हैं और 2-2 नंबर के हैं, तो आपको 2-2 नंबर के हिसाब से जवाब लिखना है। तो 2 मार्क्स का है, तो 2 या 3 सेंटेंस भी अगर आप लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स उसमें मिल जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इज़ व्हेन योर शैडो इज़ द टॉलेस्ट एंड वाई। ओके, तो ये आपका माई शैडो वाला पोएम में से क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है। पूछा गया है कि कौन से समय में आपकी शैडो सबसे लंबी होती है। तो हमारी शैडो सबसे लंबी होती है मॉर्निंग में, एंड वाई, क्यों होती है, क्योंकि सन जो है वो लो एंगल पर होता है, तो इसकी वजह से हमारी छाया जो है, हम पे जो रोशनी पड़ती है उसकी छाया लंबी बनती है, उसकी शैडो लंबी बनती है। तो इस वाई का आंसर होगा द सन इज़ लो इन द स्काई। सन जो है वो लो होता है। द लो सनलाइट फॉल्स एट एन एंगल मेकिंग आवर शैडो लॉन्ग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 टीम मेंबर्स नीडेड टू प्ले क्रिकेट। अब हमें 2 ऐसे मेंबर्स के नाम लिखने हैं जो क्रिकेट खेलने के लिए चाहिए होते हैं। तो वैसे तो कई सारे लोगों की ज़रूरत होती है क्रिकेट में, पर यहाँ पे 2 नाम पूछे हैं, तो मैंने बैट्समैन और बॉलर्स लिख दिया है। इसके अलावा जो कोचेस हैं या जो रेफरी होते हैं, जो बीच में देखते हैं कि आउट हो गया है, कौन नहीं आउट हुआ है, तो वो सब लोग जो हैं वो सब ज़रूरी होते हैं। बट 2 नेम्स लिखने थे, तो मैंने बैट्समैन और बॉलर लिख दिया है। बैटमैन यानी जो बैट्समैन जो कि बल्ले चलाते हैं, और बॉलर जो कि गेंद फेंकते हैं। फिर है सी क्वेश्चन, बहुत आसान, हु डू यू थिंक योर शैडो लुक लाइक, कि आपकी शैडो किसकी तरह दिखती है। तो अगर हमारी शैडो है तो वो हमारी तरह ही दिखेगी, तो आवर शैडो लुक्स लाइक अस। फिर वॉट डिड द हंटर डू व्हेन ही थॉट दैट द गीज वर डेड फ्लाइंग टुगेदर, चैप्टर में से है क्वेश्चन। द हंटर थ्रू देम आउट। जब हंटर ने क्या किया, जब उसने देखा कि सभी गीज जो हैं वो मर चुके हैं, तो हंटर ने क्या करा, उनको निकाल के नेट में से एक एक करके उन्होंने उसको फेंकना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वन इंसिडेंट। एक ऐसा इंसिडेंट बताइए व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम, कि एक ऐसा इंसिडेंट बताइए कि जब आपने समय से अपना काम नहीं किया हो और जिसकी वजह से आपको मुसीबत का सामना करना पड़ा हो। तो आप इसमें कोई भी अपना एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मैंने लिखा है, वन डे आई फॉरगॉट टू डू माई होमवर्क ऑन टाइम, द नेक्स्ट डे माई टीचर आस्क फॉर इट एंड आई हैड नथिंग टू शो, आई फेल्ट वेरी सॉरी एंड प्रॉमिस टू फिनिश माई वर्क ऑन टाइम फॉर देन ऑन। यानी कि एक दिन मैं अपना होमवर्क करना भूल गई, और जब नेक्स्ट डे मैं स्कूल गई और टीचर ने मुझसे पूछा कि होमवर्क दिखाइए, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था होमवर्क देने के लिए, और मुझे बहुत बुरा लगा, और मैंने प्रॉमिस किया कि आगे से मैं अपना होमवर्क जो है वो समय से पूरा करूँगी। इसके बाद 8th क्वेश्चन है, बहुत आसान, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है। द किंग हैड ऑर्डर अ डिनर इन द पैलेस। अब ये वंडरफुल वेस्ट चैप्टर में से ट्रू फॉल्स दिए गए हैं। पहला है कि किंग ने पैलेस में एक डिनर का आयोजन किया था, तो ये बात बिल्कुल सही है। नो वन हैड हर्ड और टेस्टेड द अवियल बिफोर, किसी ने भी अवियल पहले सुना या टेस्ट नहीं किया था, ये बात भी ट्रू है। द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स, कुक जो था वो वेजिटेबल स्क्रैप से कुछ और बनाना चाहता था, तो ये बात फॉल्स है, क्योंकि वो तो उन वेजिटेबल स्क्रैप्स को फेंकने वाला था। जब किंग ने उसको देखा और बोला कि नहीं इतना सारा वेस्ट मत करो, इससे कुछ बनाओ, तो फिर कुक ने उसको कुछ डिश बनाने का सोचा, अदरवाइज़ वो फेंकने वाला था। तो लास्ट वाला फॉल्स है।
अब इसमें और आ गया है, यानी कि या तो आप ये ट्रू फॉल्स करेंगे या ये करेंगे। ओके, तो इसमें है अ रेसिपी इज़ अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शन टू प्रिपेयर अ डिश। कि रेसिपी क्या होता है, वो एक लिस्ट ऑफ डायरेक्शन होता है, यानी रेसिपी में हमें डायरेक्शन दी जाती है कि किसी डिश को कैसे प्रिपेयर करना है। द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग एवियल। अब जो फॉलोइंग सेंटेंसेस हैं वो डिश के ही इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन वो सीरियल वाइज नहीं है, वो आगे पीछे हैं। नंबर देम इन करेक्ट ऑर्डर। तो अब हमें उसको करेक्ट ऑर्डर में नंबर करना है, यानी इनका हमें नंबर लिखना है यहाँ पर। जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। तो हमें इसका सही नंबर इसके आगे लिखना है। तो सबसे पहले जब भी कोई खाने की हम डिश बनाने की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम सब्ज़ी को क्लीन करते हैं। तो यानी कि फ़र्स्ट पार्ट कौन सा होगा, वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स, कि उनको वॉश करो, क्लीन करो जो भी वेजिटेबल के टुकड़े हैं। फिर हम वॉश करने के बाद सब्ज़ी को धोते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। तो सेकंड पॉइंट हो गया ये। अब काटने के बाद हम क्या करेंगे, उसको और चीज़ों के साथ प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड, ग्रिंड। ग्रिंड सम कोकोनट, ग्रीन चिली एंड गार्लिक, यानी कि एक चटनी की तरह बनाया जा रहा है। तो उनको सबको ग्राइंड कर लिया। उसके बाद हम उसमें कर्ड डालेंगे। तो विप सम कर्ड एंड मिक्स इन इट, फोर्थ नंबर पे ये आ जाएगा। पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप, और उसके ऊपर कोकोनट ऑयल डालेंगे। फिर डेकोरेट विथ करी लीफ, जब डिश पूरी रेडी हो जाती है तो उसको हम डेकोरेट करते हैं। तो लास्ट में 6 नंबर पे डेकोरेट विथ करी लीव्स, अवियल इज रेडी। तो ये है, आप इसमें से देख सकते हैं कि अगर आपको पेपर में भी अगर ऐसा कुछ आता है, तो अगर आपको लगता है कि ट्रू फॉल्स आपको आसान लग रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं ये वाला मुझे आसान लग रहा है तो आप ये कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इफ़ यू वर अलोन एट होम, अगर आप घर पे अकेले हों एंड सडनली समवन नॉक्ड एट योर डोर, और किसी ने सडनली आपके घर पे नॉक किया, व्हाट वुड यू डू, राइट एनी 3 थिंग्स। कि आप घर पे अकेले हैं और किसी ने आपके घर के आपके दरवाजे पर नॉक किया है, तो आप क्या करेंगे, ऐसी 3 चीज़ें आपको लिखनी है। तो फर्स्ट, आई वुड नॉट ओपन द डोर, कि कभी भी जाते ही हम एकदम से डोर नहीं खोलेंगे। आई वुड लुक थ्रू द विंडो टू सी हु इज़ देयर, कि पहले हम देखने की कोशिश करेंगे कि कौन आया है, कौन बाहर खड़ा है। आई वुड कॉल माई पेरेंट्स और अ नेबर फॉर हेल्प, और अगर आपको लगता है कि कुछ काम की वजह से कोई पर्सन आया, तो आप अपने पेरेंट्स को कॉल करके बुला सकते हैं, या आप अपने नेबर को भी कॉल करके बुला सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जब आप घर पे अकेले हों और कोई आपके घर पे अनजाना व्यक्ति आए। 10th क्वेश्चन है, राइट 4 सेंटेंसेज अबाउट योर ड्रीम आइसक्रीम यूजिंग द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, द कलर, द फ्लेवर, द साइज़, हाउ इट लुक्स, टेस्ट, फील्स, एट्सेट्रा। अब यहाँ पे भी डिस्क्राइबिंग वर्ड की बात हो रही है कि हमें अपनी ड्रीम आइसक्रीम को डिस्क्राइब करना है, उसका कलर, उसका फ्लेवर, उसका साइज़, ये सब हमको एक्सप्लेन करना है। तो आप सिंपल लिखेंगे, माई ड्रीम आइसक्रीम इज़ बिग एंड कलरफुल, कि मेरी ड्रीम आइसक्रीम बहुत बड़ी है और बहुत कलरफुल है। इट हैज़ चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मिक्स टुगेदर, उसमें चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, वो देखने में सॉफ्ट है, क्रीमी है और शाइनी है। इट टेस्ट वेरी स्वीट, वो बहुत अच्छा टेस्ट है उसका, बहुत स्वीट टेस्ट है। एंड फील कूल्स एंड यमी इन माई माउथ, और वो मुझे बहुत कूल, बहुत ठंडी और बहुत यमी फील हो रही है मेरे माउथ में। अब इसमें भी आपको चॉइस दी गई है। नेक्स्ट इसी का और पार्ट है, हैविंग एन आइसक्रीम ऑन अ हॉट समर डे इज़ एक्साइटिंग एंड एन्जॉयबल, राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड एन्जॉयबल थिंग दैट यू कैन डू इन विंटर एंड समर सीज़न। कि जैसे समर सीज़न में आइसक्रीम खाना बहुत एक्साइटिंग होता है, वैसे ही कई चीज़ें विंटर में करना हमें बहुत अच्छा लगता है और कई चीज़ें हम समर में करते हैं। तो हमें उनकी एक लिस्ट यहाँ पे लिखनी है कि कौन सी चीज़ें हम विंटर में करते हैं और कौन सी हम समर में करते हैं।
तो विंटर में ड्रिंकिंग हॉट चॉकलेट, हम हॉट चॉकलेट मिल्क पी सकते हैं। वियरिंग स्वेटर, हम स्वेटर पहनते हैं। ईटिंग पीनट चिक्की, जब सर्दियाँ होती हैं तो हम मूंगफली की पट्टी या गुड़ पट्टी जिसको कहते हैं वो हम खाते हैं, हमको बहुत अच्छी लगती है। और समर में ईटिंग आइसक्रीम, आइसक्रीम खाना पसंद है। हैविंग लेमनेड, लेमनेड या जिसको शिकंजी कहते हैं, नींबू पानी कहते हैं, वो पीना पसंद होता है। वियरिंग कॉटन क्लोथ्स, हम कॉटन क्लोथ्स पहन सकते हैं सुंदर सुंदर कॉटन के। तो ये सब चीज़ें हम समर में कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। सभी बच्चे पार्ट ए और पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। मैंने आपके चारों ही सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर की वीडियो बनाई है, तो सभी बच्चे वो वीडियोस देख लेना और इसी तरीके से ही, इसी प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन पेपर इसी फॉर्मेट में आएगा। तो सभी बच्चे चारों सब्जेक्ट्स की अच्छे से पढ़ाई करके जाना और अच्छे से पेपर देना। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड बाय बाय।